सुनो, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बस सामने एक माइनस साइन आता है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। फिर हमने देखा था कि कोई भी रेट हो वो हम हमेशा दो टाइप का देखते हैं, एक देखते हैं एवरेज, एक देखते हैं इंस्टेंटेनियस। जब भी एवरेज देखा जाता है तो डेल्टा समथिंग बाई डेल्टा टी आता है। तो अगर एवरेज ईएमएफ, हाँ, एवरेज ईएमएफ अगर आपको देखना है तो वो होगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, क्योंकि ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बस सामने में माइनस आ जाएगा। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस देखते हैं तो वो डेल्टा डेल्टा किस में कन्वर्ट कर जाता है? डी डी में, यानी कि ये हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ऐसा देख रहे थे। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें किसी में हमको एवरेज निकालना था तो किसी में हमको इंस्टेंटेनियस भी निकालना था। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया था, ये भी कर लिया था। ये किया था क्या? नहीं किया था तो क्या प्रॉब्लम है, कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है एक्स एट क्या, राइट एंगल टू द कोयल ऑफ एरिया कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाबू मान लिया जाए कि ये कोई कोयल है, क्या है बोलिए ना, ये कोई कोयल है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न दिया है क्या? 50 टर्न दिया है ना जी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो कोयल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, 50 है। एरिया कितना दिया हुआ है? तो 100। सेंटी का मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स का ना जी। तो 10 टू द पावर माइनस 4 ना बनेगा, और ये 100 उसको बना देगा 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया भी निकल गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो किसके परपेंडिकुलर है? कोयल के परपेंडिकुलर लें कि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर लें? किसके परपेंडिकुलर लें? हम कोयल के परपेंडिकुलर लेंगे। कभी भी क्वेश्चन में एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, चाहे एरिया वेक्टर के साथ एंगल आपको नहीं, अगर देगा तो वो स्पेशली वर्ड यूज करेगा एरिया वेक्टर। अगर उसने कहा है कि एरिया वेक्टर के साथ एंगल इतना है तभी मानेंगे, अदरवाइज हम सरफेस के साथ एंगल मानेंगे। तो कोयल के परपेंडिकुलर हुआ का मतलब हुआ कि ये, इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इधर की तरफ होगा। तो इस केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग इधर ही ना लेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, जो कि कितना है 2 × 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला है। बोलो बाबू। कहता है एवरेज ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है वो हुआ है 0.1 वोल्ट व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन टाइम t। अच्छा, फिर इसको क्या करना है पता है? क्या करना है? इसको इस मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव कर देना है, मतलब इसके अंदर का फ्लक्स कितना कर देना है। तो मतलब फाइनल सिचुएशन में ये लूप तो रहेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड गायब। तो ये फाइनल सिचुएशन हो गया। और ये पूरी घटना घटी है कितने समय में? टी समय में। मान लीजिए ये कहानी अगर t = 0 की है तो ये घटना घटते घटते t टाइम हो गया है। तो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ t की वैल्यू कितनी होगी, और तुमको एवरेज ईएमएफ दे दिया है जो कि है 0.1 वोल्ट। बोलो ना। तो बताओ बाबू, एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा फाई का मतलब हुआ फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टी ही ना है। अब रे तो तुमको ये दे ही दिया है, ये दे ही दिया है जो कि है 0 पॉइंट कितना 1। चलो ठीक है, फाइनल फ्लक्स कितना? तो फाइनल फ्लक्स 0 है ही। इनिशियल फ्लक्स हम लोग निकालिए लेंगे एन बी ए कॉस थीटा करके। तो एन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 50 लिखेंगे। बी की जगह पे कितना लिखेंगे? कहाँ गया? 2 × 10 टू द पावर माइनस 2 लिखेंगे। ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर माइनस 2 लिखेंगे। तो ये हो गया एन बी ए। कॉस कितना डिग्री? कॉस कितना डिग्री? इधर देखो बाबू, कॉस कितना डिग्री? हाउ इट इज 0? बिकॉज हमको जो एंगल देखना होता है वो एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का ना। ये एंगल आपको देता नहीं है, देगा सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। लेकिन हमको देखना होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, जो कि इस केस में कितना है 0 डिग्री है। तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए डिवाइडेड बाई टी भी तो है। हाँ ठीक है, तो क्या होगा? इसको उधर भेजो, इसको नीचे भेजो। तो टी = आ गया माइनस, अच्छा अंदरों में तो माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिल के क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, बढ़िया है, प्लस हो गया। अभी बताओ कितना आ रहा है, ये 100 हो गया, खत्म कहानी। 10 टू द पावर -2 है ना बाबू, और नीचे में 10 टू द पावर -1, यानी ऊपर में 10 टू द पावर -1 बच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर -1 सेकेंड, और 10 टू द पावर -1 सेकेंड का मतलब है 0.1 सेकेंड। तो आप इसको नीट सन 1992 कह सकते हैं। 0.1 सेकेंड इज द आंसर। क्या दिया है, अब लो 0.01 दे दिया है, गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मानवीय भूल मान लीजिए आप इसको, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए, ये है एनसीईआरटी का सवाल, एग्जाम्पल 6.3, जिसको बोर्ड ने पूछा, सीबीएसई ने अपने 2015 वाले एग्जाम में। और पढ़िए क्वेश्चन और इसको समझ के समझाइए कि कहना क्या चाह रहा है ये। कहना क्या चाह रहा है आप ये बताइए खाली। हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये खाली समझा दीजिए। थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा है, हमको कम समझ में आता है ना। हम इंग्लिश मीडियम वालों को इसलिए हम पढ़ाते हैं कि धीरे धीरे तुम लोग के साथ हम भी अंग्रेजी सीख लेंगे, हैं? तुम लोग भी वही है, गजब आदमी है। चलो बताओ, एक आदमी बताओ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। किसी को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आप समझाइए। समझाओ क्या कहना चाह रहा है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, तुमको नहीं समझ में आया, समझाओ। हाँ हाँ हाँ, तो मान लो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए एस, कैसे कैसे रखा जाए, रुकिए एक सेकंड रुकिए, पहले कोयल तो ले लिया जाए, है ना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग, चलिए हम लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे, तो क्या इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं? रे, हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं, हाँ हाँ बोलो। हाँ बाबू, तो इसके परपेंडिकुलर रखा गया है, का मतलब हुआ कि ऐसे रखा गया कि ऐसे रखा गया, ऐसे रखा गया, तब ना इसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बोलो। ऐसे क्या होता है, कितना रोटेट करना है समझा, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट, तो वर्टिकल डायमीटर यही ना होगा, रोटेट कराना है कितना, तो एक इसका एकदम पलट देना है, एकदम पलट देना है। हाँ, तब बोल रहा है कि अच्छा, शायद इसका रेजिस्टेंस भी दिया है, और ये भी बताया है कि ये पूरी घटना घटी है कितनी देर में, 0.25 सेकंड में। तो आपको बताना है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इसमें कितना करंट पैदा होगा, ऐसा ही ना है। तो ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा था, क्या करते हो यार, हैं? आप समझ रहे हैं पल ऐसे। हाँ, तो एक बात बताइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है? अच्छा पहले बताइए, हम यहाँ इंस्टेंटेनियस निकाल पाएंगे कि एवरेज निकाल पाएंगे? हम तो एवरेज ही ना निकाल पाएंगे, क्योंकि एक टाइम इंटरवल दिया है। तो एवरेज ईएमएफ बच्चों होता क्या है, माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स आर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, विच इज 0.25 सेकंड। हम लोग अपना रख लेंगे, फिलहाल के लिए मैं ऐसा टी लिख देता हूँ, जरूरत पड़ेगा तो रख लेंगे, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पता है कहाँ है, क्योंकि जब शुरू में कोयल ऐसा था, शुरू में कोयल कैसा था, ऐसा था, तो उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी,
तो मान लो 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इसको क्रॉस किया, तो अभी फ्लक्स कितना होगा 50 वेबर। इनिशियल फ्लक्स कितना है 50 वेबर। अब अगर हम इसको घुमाते हैं, ये देखिए, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की संख्या जो इसमें एंटर कर रही है वो लगातार कम होगी, क्योंकि जो फील्ड लाइन यहाँ एंटर कर रहा था मेरे घुमा देने से वो एंटर, फ्लक्स कितना, लेकिन अब फिर वापस से फ्लक्स बढ़ने लगा और फिर से कितना क्रॉस करेगा, यानी फाइनल फ्लक्स भी कितना 50। तो इनिशियल फ्लक्स भी 50, फाइनल फ्लक्स भी 50, तो चेंज इन फ्लक्स कितना 0, और ईएमएफ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्या दे दिया है, बोलो, ये तो आंसर दे दिया है इधर। ये क्या मतलब, हमको तो समझ ही में नहीं आया यार। अगर कॉइल ऐसा था, उधर से 50 फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही थी, तो इनिशियल फ्लक्स 50 वेबर हुआ, और अगर हम इसको रोटेट कर दें 180 डिग्री, तो फाइनल फ्लक्स भी तो 50 वेबर ना होगा, तो चेंज इन फ्लक्स कितना, और अगर चेंज इन फ्लक्स 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना 0, और ये तो अजीब सा कुछ ऐसा बता रहा है, ये तो कुछ हमको तो समझ में नहीं आया। मुझको तो लग रहा है कि आंसर 0 होगा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या है? लेकिन आंसर तो उतना दिया हुआ है, क्या किया जाए, उसको 0 कर दिया जाए क्या? देखो ना, मेरी बदनसीबी देखो कि 0 बोल के तो हमको तो आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये पता ना गलती से कहां से आंसर यहाँ आ गया है। अब तो लग रहा है भारी बेइज्जती होगा। हम बता दिए आंसर 0 होगा, लेकिन आंसर तो कुछ और दिया हुआ है। कोई है जो मेरा इज्जत बचा लेगा आज? कोई है जो मेरा इज्जत बचा लेगा? कोई है जो बचा? शांत रहिए। कोई है? हमको लग रहा है आंसर 0 होना चाहिए, लेकिन आंसर इतना दिया हुआ है। इवन आप एनसीईआरटी भी देखिएगा तो आंसर इतना ही होगा, और यहां तो बाबू हम पंगा नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो कोई है जो हमको बचा ले? कौन बचाएगा हमको? क्या बात करते हो, सवेरे तो बचा लिया था एक इंसान ने। हाँ, वो लड़का कुछ हमको, बताओ बाबू, है? अच्छा, ये लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसको रोटेट कर देंगे तो अच्छा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब तू मिला जुला के ये कहना चाह रहा है कि सर इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स सेम नहीं होगा, तुम ये कहना चाह रहा है? ठीक है, बैठो, हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ध्यान से सुनिएगा। सर्कुलर कोयल है, क्या बोलते हो? तो पहले तो एक सर्कुलर कोयल, चलो यही इसी को लेते हैं हम लोग। सुनिए, इनिशियल सिचुएशन में ये है कोयल और उधर से आ रही है फील्ड लाइंस। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये है बाबू, क्या बताओ, कोयल, और इधर से आ रही है, अरे बोलिए तो सही, फील्ड लाइंस। तो बताइए एरिया वेक्टर को अगर हम ए बोल दें और मैग्नेटिक फील्ड को बी बोल दें, तो अभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। अरे बोलो जल्दी, 0 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया। एन तो दिया ही हुआ है, एन दिया है क्या, मार्क कर लेते हैं हम लोग यहीं पे, एन दे दिया। अब यहां से तुम अपना पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल लेना, तो मान के चलो कि एरिया भी दे दिया और एंगल भी हमको पता चल गया कितना है 0 डिग्री है। तो क्या हम इनिशियल फ्लक्स निकाल सकते हैं? एन बी ए, बी भी दिया हुआ है बाबू, कहाँ दिया हुआ है? सबसे आखिरी में दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। तो एन बी ए और कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो मिला जुला के जो आपका इनिशियल फ्लक्स है वो तो एन बी ए आ गया। हाँ तो बोलो। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर से आ रही है, एरिया वेक्टर मैंने इधर लिया है, किधर लिया है? अब इसको हम घुमाएं तो घुमाएंगे तो ये भी तो घूम रहा है। अरे तुमको समझ में आ रहा है? अरे ये भी तो घूम रहा है। अब बताओ तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? नहीं,
अब तुम बताओ, अगर तुमने फिर घुमाया तो ये फिर तो घूमेगा ना। अब समझ में आ रहा है आपको? अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अरे बोलिए तो सही, कितना हो गया? इस कोयल के साथ साथ ये भी तो घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि अब ये घूमेगा तो अब हम फटाक से इधर ले लेंगे, नहीं 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 नहीं। एक बार जब हमने इस वाले हिस्से को मैग्नेटिक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस इधर ले लिया तो अब हमेशा इधर ही रहेगा। अरे बोलिए, हम अब रास्ते में पलटेंगे नहीं इसको। आप समझ रहे हैं? यानी द फाइनल सिचुएशन जब ड्रॉ किया जाएगा, क्या ड्रॉ करेंगे? देखिए, आप मजाक मत बनाइए। फाइनल सिचुएशन जब ड्रॉ किया जाएगा तो उस फाइनल सिचुएशन में बताइए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हम लोग 0 डिग्री थोड़े लेंगे, 180 डिग्री ना लेंगे। अब जब हम फाइनल फ्लक्स लिख रहे होंगे, फाइनल फ्लक्स, तो क्या लिखेंगे? एन बी ए और कॉस 180 कितना होता है? कॉस 0 कितना होता है? 0। तो कॉस 180 -1 होता है, तो ये हो जाएगा -NBA। अरे बोलो भाई, -NBA। अब हमको चाहिए एवरेज ईएमएफ। क्या चाहिए? तो माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस क्या, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, उसको डेल्टा टी से दिखा लीजिए, क्या दिक्कत है? अब ये बताइए, फाइनल फ्लक्स कितना है? -NBA है, और माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना है? NBA है। अरे बोलो बाबू। और नीचे में तो अपना वही डेल्टा टी 0.5 सेकंड हम लोग रख लेंगे। तो आप बताइए तो, माइनस हाथी कितना? माइनस हाथी प्लस हाथी -2 हाथी, और ये सामने वाला माइनस को प्लस बना देगा। यानी आंसर हो जाएगा 2NBA डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हो जाएगा आपका एवरेज ईएमएफ। ये समझ में आया क्या? तो सुनो, इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स सेम नहीं है। सुनिएगा 1 मिनट। सीने पे तीर लगने में और पीठ में तीर लगने में अंतर होता है। 2000 नॉट सेम। आप समझ रहे हैं? कोई ठीक समझ गया तुम लोग, है कि नहीं? क्लियर है? ठीक, तब वो चीज है। तो अब n दिया ही है, b दिया ही है, a निकाल ही लेंगे, डेल्टा टी दिया ही है, सब पुट करेंगे, आंसर आ ही जाएगा। बोलिए, एनसीईआरटी है, थोड़ा गंदा डेटा देता है, लेकिन हमको लग रहा है उतना भी गंदा नहीं है। लेकिन फिर भी पाई आर स्क्वायर तो करवा रहा है ना तुमसे, तो गंदा ही मानेंगे इसको हम लोग। और इसको हम लोग घर पे आराम से कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व कर लेंगे। रही बात करंट की, तो जब ईएमएफ निकल गया तो क्या करंट नहीं निकलेगा? हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये करंट भी एवरेज करंट ही होगा। करंट भी कैसा होगा? एवरेज करंट ही होगा। तो एवरेज ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बोलिए जल्दी, आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है, सुनिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या, बताइए? NBA cos थीटा। तो जनरली हम लोग n को तो नहीं बदलते हैं। अरे किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम n को नहीं बदलते। ऐसा नहीं कि 500 टर्न है तो थोड़ी देर बाद 400 टर्न हो जाएगा। उसके लिए आपको पूरा कंस्ट्रक्शन बदलना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने घटाने के लिए। अरे बोलो यार। तो जनरली किन किन चीज़ों में बदलाव हम कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव करते हैं, फिर एरिया में बदलाव कर सकते हैं, या फिर एंगल में बदलाव करते हैं। जिसमें सबसे आसान पता है किस में बदलाव करना है? एंगल में। खाली पकड़ के ऐसा नचाते रहो। अरे बोलो ना, अभी थोड़ी देर पहले नहीं नचा रहे थे हम लोग? नचाते रहिए, एंगल बदलता रहेगा, फ्लक्स भी बदलता रहेगा। सही है? तो आइए देखते हैं कि अगर हम उन चीज़ों में बदलाव करें तो क्या क्या होगा। हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फिर से देखते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। माइनस ऑफ क्या? डी फाई बाई डी टी। और हम जानते हैं कि फाई जो होता है वो होता है NBA cos थीटा। बोलो ना बाबू। कह रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है का मतलब हुआ B चेंज हो रहा है, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। तो बाकी सब को बाहर निकालिए, NA cos थीटा निकल गया,
बाहर, अंदर में रह जाएगा क्या, dB बाई dt हो गया। ऐसा क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कल हमने किया था, याद है आपको, dB बाई dt दिया था और आपने जब यहाँ पुट किया था तो आंसर आपको मिल गया था। तो ये हो जाएगा। अरे कुछ कर नहीं रहे हम लोग, ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। कह रहा है कि बी वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो बी को अंदर रखो, बाकी सबको बाहर भेजो। बोलिए। अच्छा, ये हम कर कैसे सकते हैं? तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कोयल है, क्या है बच्चों, कोयल है, और सामने में आप एक मैग्नेट रखिए, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल निकल कर अंदर एंटर करेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बताइए, अंदर है। अब इस मैग्नेट को ना, इस मैग्नेट को आप दूर लेके जाइए, तो मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो क्या नंबर ऑफ टर्न बदल गया, नहीं बदला। क्या इसका एरिया बदल गया, नहीं बदला। क्या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बदल रहा है, पहले भी 0 डिग्री था अभी भी, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कहाँ लेंगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लिया जाता है, या तो बाहर लेंगे नहीं तो अंदर लेंगे, तो अंदर है ना लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, अंदर है। तो अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री। तो मेरे इसके दूर ले जाने से ऐसा थोड़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन बदल रहा है, तो अभी भी कहाँ है, अंदर ही है। तो मिला जुला के देखा जाए तो ना एंगल बदल रहा है, ना इसका एरिया बदल रहा है, बोलिए ना नंबर ऑफ टर्न बदल रहा है। तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जब ये नजदीक था तो इसकी वजह से यहाँ 10 टेस्ला था, दूर चला गया तो इसकी वजह से यहाँ कुछ 5 टेस्ला होगा, 4 टेस्ला होगा। अरे बोलो। तो ये तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को बदल देने का। ठीक है, आगे कहता है क्या हो अगर हम ए को ही चेंज कर दें, एरिया को चेंज कर दें। तो फिजिकली एरिया को चेंज करना आसान काम, अब क्या लूप को बड़ा छोटा करोगे, तो वो उतना आसान काम नहीं है। तो एरिया को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? एरिया को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका ये हुआ ना कि जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है तो तुम एगो लूप लो या चाहे कोई कॉइल लो और उसको ना इसमें से तुम खींच के ले जाओ बाहर। अब लो, तो जब इसको बाहर करोगे तो क्या बदल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। क्या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। नंबर ऑफ टर्न बदल रहा है, तो बदल क्या रहा है, एरिया बदल रहा है। कॉइल का एरिया नहीं बदल रहा है, लेकिन वो एरिया बदल रहा है जो हम फ्लक्स में यूज करते हैं, इफेक्टिव एरिया। अभी इफेक्टिव एरिया इतना ना रहेगा, थोड़ा सा निकाल देंगे तो इफेक्टिव एरिया थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, एन बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, अब यहां से एन बी और कॉस थीटा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, तो एन बी कॉस थीटा बाहर निकाल लीजिए, अंदर में डी ए बाई ऐसा डी टी बच जाएगा। ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मैंने ऐसा कभी आएगा तो करेंगे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट है थीटा का बदलना। ठीक है, थीटा का बदलना मैं तब बताऊंगा जब आप हमको पानी पिलाइएगा। पानी लो। क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ खाने को मिलता तो और मजा आता। कुछ खाने को लाए हो क्या? है, चुप रहना। कुछ खाने को लाए हो क्या, कुछ खाने को? हेलो, ले लो बाबू। हेलो, हाँ हेलो। चलिए सुनिए, मैं कह रहा हूं बाबू कि हाँ, फ्लक्स को बदलने का एक तरीका ये है कि आप लगातार एंगल चेंज करिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई कॉइल है, क्या बोलते हो, क्या है ये, स्क्वायर स्क्वायर शेप का कॉइल है। अब इसको सामने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, अब हम इसको घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस की संख्या लगातार कितना हो गया,
मैंने इसमें एंटर करने वाले फील्ड लाइंस की संख्या कितनी हो गई? 0। और फिर क्या होने लगा? बढ़ने लगा। फिर क्या होने लगा? कम होने लगा। फिर क्या होने लगा? यानी आप इसको लगातार देखें किताब, हाँ, आप इसको लगातार क्या करते रहिए? नचाते रहिए। इसके अंदर फ्लक्स लगातार चेंज करता रहेगा, लगातार चेंज होता रहेगा। यानी इसके अंदर लगातार ईएमएफ पैदा होता रहेगा। और अगर मान लीजिए कि आपने इसको किसी बल्ब से कनेक्ट किया है और सर्किट अगर कंप्लीट है, तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में लगातार नचाते रहेंगे, तो इसके अंदर देखिए, मैं लास्ट वार्निंग देता हूं, बड़ी मार मारूंगा तुम लोग। मैं कह रहा हूं कि उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। एक कोयल को लीजिए और इस कोयल में बल्ब जोड़ दीजिए इधर कहीं, और इस कोयल को आप लगातार नचाइए, तो इसमें लगातार फ्लक्स चेंज होगा। और जितनी देर फ्लक्स चेंज होता है उतनी देर ईएमएफ पैदा रहता है। इसका मतलब लगातार इसमें ईएमएफ पैदा होता रहेगा, और ईएमएफ पैदा होता रहेगा का मतलब हुआ इसमें लगातार करंट पैदा होता रहेगा, और ये बल्ब लगातार जलता रहेगा। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर। ओ माय गॉड, जो जनरेटर होता है, हाँ, तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जनरेटर का जो डायनेमो होता है उसके अंदर होता कुछ यूं है कि इधर यहाँ एक नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट होता है, यहाँ एक साउथ पोल वाला मैग्नेट होता है, ठीक है। और उसके अंदर एक आर्मेचर कोयल होता है, और पेट्रोल जला के बस इस कोयल को क्या करना होता है? नाचाना होता है। आप देखते हुएगा जनरेटर चलता है तो वो पहिया नाचता है, तो पहिया के नाचने से मतलब नहीं है, वो पहिया जुड़ा होता है कोयल से, वो कोयल नाचता है। कोयल नाचेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता रहेगा, लगातार ईएमएफ पैदा होता रहेगा, लगातार करंट पैदा होता रहेगा, लगातार आपका बल्ब जलता रहेगा। एक बार पहिया का नाचना रुक गया, बल्ब जो है वो बुझ जाएगा। ठीक है, पकड़िए। हाँ, अगर उस स्पीड से आप हाथ से भी नचाइएगा वो चलेगा। नहीं नहीं, कहने का मतलब है ईएमएफ उस लायक भी तो होना चाहिए कि वो उसको जला सके। एकदम जलेगा वो तो। नॉर्मल तुम मार्केट से कोई मोटर खरीद लेना, ठीक है, और उसका जो दुगो होता है उसमें एक बल्ब 50 पैसा वाला, पता नहीं अब मिलता है कि नहीं मिलता है वो। अच्छा, वो 4 रुपए वाला हो गया होगा। और उसको हाथ से भी तुम नचाओगे ना तो तुम देखोगे ही जलेगा, ठीक है। खैर, अभी एसी जनरेटर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उस समय और बढ़िया चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनिए, एक कोयल है जिसको ओमेगा से नचाया जा रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। और जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, इसको आप ओमेगा से अगर नचाते हैं ना, तो मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे है, यहाँ है, और t इक्वल टू t पे वो यहाँ पहुंचा है, तो t टाइम में वो जो एंगल सबटेंड करेगा वो होता है ओमेगा इंटू टी। थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा टी, जिसमें थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और टी है टाइम। अच्छा, ये जो आपने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये वही चीज लिखा हुआ है, बस दोनों के सामने एंगुलर एंगुलर आ गया। एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। एग्जांपल के लिए हम लोग ऐसे समझ लें कि अगर मान लीजिए ओमेगा दिया हुआ है 10 डिग्री पर सेकेंड, कितना दिया है, और टाइम जो है वो मान लीजिए 3 सेकेंड है। टाइम कितना है? 3 सेकेंड है। तो बताइए, तो 3 सेकंड में कितना रोटेट कर जाएगा? कितना रोटेट कर जाएगा? अगर 10 डिग्री पर सेकंड से ये रोटेट कर रहा है, तो 3 सेकंड में ये कितना रोटेट कर जाएगा? 30 डिग्री रोटेट करेगा। 1 सेकंड में 10 डिग्री, 2 सेकंड में 20 डिग्री, 3 सेकंड में 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री तुमको मिलेगा कैसे? तो ओमेगा इंटू टी करके मिलेगा। बोलो यार, ओमेगा कितना है? 10 डिग्री पर सेकंड, और टी कितना है? 3 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, आंसर कितना मिला? 30 डिग्री। ये कहीं ऐसी जगह लिख लीजिए जो आपको हमेशा याद रहे, ओमेगा इज इक्वल, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। आप समझ रहे हैं? हाँ,
मन करे तो जाके टैटू बनवा लेना इसका, क्योंकि आगे एसी नाम का चैप्टर, जस्ट अगला चैप्टर वही है, वो पूरा चैप्टर बेस्ड है इस रिलेशन के ऊपर। अब वो उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, ये मेरा स्टाइल है, माने वो हम उसके बाद पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर ना बोल रहे हो? हाँ ठीक। लिख लेना थीटा बराबर ओमेगा इंटू क्या, टी। थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। बोलो अजमत, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। तो अगर हम किसी चीज को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें, किसी चीज को, क्या मतलब किसी कोयल या किसी लूप को ओमेगा से रोटेट करें, तो उस केस में जो ईएमएफ पैदा होगा माइनस है डी फाई बाई क्या बच्चों, डी टी। में हम फाई की जगह लिखेंगे एन बी ए कॉस थीटा ना, लेकिन थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं। हाँ, अब आप बताइए इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? एन बी ए और ओमेगा, ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल है तो कौन, टी। तो एन बाहर निकल गया, बी बाहर निकल गया। अब ऐसा मत करना ओमेगा भी बाहर निकाल देना है। हाँ, अरे ओमेगा टी तो अंदर ना है, तो अंदरवा में क्या रह जाएगा, डी कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन तुमसे होगा क्या, होगा तुमसे? क्या होगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन? पहले कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। हाँ, यहाँ भी सामने माइनस है, सॉरी। हाँ, एन बी ए तो माइनस कॉस, अब कॉस थीटा होता है, सॉरी, कॉस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा लिखते हैं। कॉस हाथी होता है तो माइनस साइन हाथी। कॉस ओमेगा टी है तो माइनस साइन ओमेगा टी लिखेंगे। उसके बाद आपको याद होगा, मैंने बताया था, मैंने बताया है ये बात, कि अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन रहे, माने 3x प्लस 4, 4x माइनस 5 इस टाइप का रहे, तो हाँ, तो मैथ्स वाला लोग ना x के पीछे पड़ता है। हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, टाइम, टाइम इंपॉर्टेंट। तो मैथ्स में x होता है, फिजिक्स में होता है टाइम। तो ओमेगा टी है, टी की जगह पे एक लीनियर फंक्शन है कि नहीं? तो आपको याद होगा कि हम लोग फिर x के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के डिफरेंशिएशन होता था तो मल्टीप्लाई करते थे, और इंटीग्रेशन होता था तो डिवाइड करते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ओमेगा से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। पता नहीं सब समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे चेन रूल में भी एक करोगे तो यही चीज आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यही हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और एक्चुअली जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना, वो यही होता है। आपको यकीन ना हो तो आप इसको एकदम सबसे लास्ट पेज पर तक पलटिए, सबसे आखिरी पेज पे पलटिए, ठीक है? और एक मिनट थोड़ा देखें। हाँ, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? देखिए ना, ग्राफ ऑफ ऐसा कुछ करके दिया होगा, उसके नीचे देखिए ना, ईएमएफ इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी नहीं है, या सॉरी साइन ओमेगा टी नहीं है, अरे है ना? तो ये हम आगे भी एक बार और देखेंगे अभी, ठीक है? चलिए, सही है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, अंदर की तरफ है। बोलो कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ है? अंदर की तरफ है। और एक लूप है, सर्कुलर लूप है ना जी, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस इसका ए है, और रेजिस्टेंस दिया है आर दिया है। क्या ऐसा मजाक चल रहा है?
ठीक है, जाओ। एक लूप है जिसका रेडियस कितना है, आर है, और रेजिस्टेंस ए, चुप, रेडियस कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ऐसा है। फिर बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2T है। यानी मैग्नेटिक फील्ड ना टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो बहुत सारा चीज बताना इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा 2 सेकंड में। जैसे मान लो कि करंट फ्लो करना जब शुरू होगा तो इसका किसी भी क्रॉस सेक्शन से कुछ चार्ज क्रॉस करेगा ना, तो पहले 2 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा ये भी बताना है। और फिर बताना है कि इसमें कितना पावर जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से पावर आता है ना, आई स्क्वायर आर, चाहे वी स्क्वायर बाई आर, चाहे वी इंटू आई। हाँ, तो ये सब बताना है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, ईएमएफ ना देखेंगे। तो ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, सिर्फ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, माइनस साइन तब यूज करने की जरूरत नहीं। आप डी फाई बाई डी टी करिए डायरेक्ट, डी बोलिए, और फाई की जगह क्या लिखा जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा ना जी। तो चाहे काम करते हैं, पहले फ्लक्स हम लोग लिख ही लेते हैं। फ्लक्स होगा कितना, एन की जगह तो 1 ही ना होगा, बी की जगह कितना होगा 2T होगा, ए की जगह पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया एन बी ए। और कॉस कितना डिग्री, कॉस कितना डिग्री है, 0 है। कैसे 0 है, कैसे 0 है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी हम किधर लेंगे, अंदर ही ले लेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, इसीलिए 0 है। तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, और कॉस 0 डिग्री 1, तो 1 लिखना जरूरी। तो फ्लक्स हो जाएगा कितना, ऐसा 2 पाई ए स्क्वायर इंटू क्या टी हो जाएगा। चलिए ईएमएफ निकाला जाए, मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं हम लोग, तो नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत। तो करना होगा हमको डी फाई बाई क्या डी टी। अब बाबू फाई की जगह 2 पाई ए स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई, अब 2 पाई ए स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर में खाली टी बचा ना, तो डी टी बाई डी टी, ये तो 1 नहीं हो जाएगा। तो ईएमएफ जो आपका मिला ना, वो मिला कितना, तो 2 पाई ए स्क्वायर। पहले तो ये बताइए ईएमएफ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये कांस्टेंट ईएमएफ है। तो 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और ए भी, तो एकदम कांस्टेंट ईएमएफ इसमें पैदा होगा। यानी अगर इसमें तुमने कोई बल्ब जोड़ा होता ना, तो वो बल्ब एकदम कांस्टेंट ब्राइटनेस के साथ जलेगा, जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है। अरे बोलो ना, ठीक है। अब सुनो, अगले में हमको पार्ट में बताना है इंड्यूस्ड करंट ना बाबू। तो करंट बताना है तो वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। समझ में आया क्या। चलिए तीसरे पार्ट में कहता है चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। बोलो बोलो, अरे बोलो ना। तो कैसे निकालेंगे चार्ज, क्या करेंगे, सुनिए 1 मिनट, एक चीज याद रखिएगा। जैसे हमने क्या पढ़ा है, आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, तो यहां से डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू डी टी होगा। अब हमको टोटल चार्ज चाहिए अगर, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। डी क्यू का इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, छोटा छोटा सारा चार्ज जोड़ दीजिए। अगर आई कांस्टेंट है, क्या है, आई कांस्टेंट है, इफ आई बराबर क्या है, और फिर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, यानी चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर करंट कांस्टेंट है तो हम एक बार में टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जा, करंट कांस्टेंट है तो हम एक बार में टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हम जानते हैं भाई, ये ऐसा थोड़े, भले मैंने इतना तामझाम कर दिया, लेकिन ये बात तुम जानते हो कि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, जानते हो ना। तो ये रिलेशन तभी यूज करना है जब करंट कैसा हो, कांस्टेंट हो। आप आराम से करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करना, तुमको चार्ज मिल जाएगा। लेकिन अगर करंट वेरिएबल है
तो बाबू हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ज़्यादा से ज़्यादा हम डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, क्यू, अब बस ये आई इंटू क्या रह जाए, तब हम ऐसा करेंगे। तब हम अगर करंट वेरिएबल है तो हम छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा सा चार्ज मिलेगा, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप कहीं लिख लीजिए, ये तब होता है जब आई कैसा हो, कांस्टेंट हो, और ये तब होता है जब आई कैसा हो, वेरिएबल हो। चार्ज निकालने के लिए हम करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, बोलिए ना। ऐसा ना, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आता है ए इंटू टी, लेकिन करंट को टोटल टाइम से तब मल्टीप्लाई करना जब करंट कांस्टेंट हो। अगर करंट वेरिएबल है तो करंट को पहले छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई करना, जो मिलेगा उसको इंटीग्रेट करना। कहीं लिख लिए, कॉन्सेप्ट है ये। चलो ठीक है, अब इसमें बताओ कि करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? करंट कांस्टेंट है ना, तो अगर हमको चार्ज निकालना है तो हम इस करंट को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर। टोटल टाइम कितना है, 2 सेकंड है, तो हम इसको 2 पाई ए स्क्वायर बाई आर को सीधे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सही है। अगला आखिरी पार्ट कहता है क्या निकालिए, तो पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, या तो हम v इंटू आई कर लें, या आई स्क्वायर आर कर लें, या v स्क्वायर बाई आर कर लें। बस v की जगह पे हमको क्या लिखना होता है, ईएमएफ लिखना होता है। तो आप क्या यूज करना चाह रहे हैं, आप कोई भी यूज करिए, आंसर सेम ही आएगा। आप v स्क्वायर बाई आर यूज कर लीजिए, तो बताइए v स्क्वायर का मतलब ई स्क्वायर बाई आर ना बाबू, तो ई स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना, आर हो जाएगा। बाकी सब भी यूज करके देख लेना, सेम ही आएगा। ए यार, अरे तुम v इंटू आई करेगा तो इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो तुमको नहीं लग रहा ये ऊपर वाला दोनों सेम ही है तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में आर आ जाएगा। चाहे आई स्क्वायर इंटू आर करेगा ना, तो जब इसको स्क्वायर करेगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और जब इंटू आर करेगा तो एक आर से एक आर कट जाएगा और फिर से ये आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब सेम क्वेश्चन है और वही चारों पार्ट्स हैं, बस मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है कितना, 2bt स्क्वायर। समझे क्या? अब आपको एक बार फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है, बोलिए, अरे बोलिए। और फिर आपको निकालना है क्या, वही चार्ज कितना क्रॉस करेगा 2 सेकंड में, पावर निकाल। तो ये कर क्या आओगे कि कर ले हम लोग जल्दी से, घर से कर क्या जाओगे, ये तुमको समझ में आया क्या है? तो ठीक है, वो भी ट्राई करना। कुछ नहीं है, बस यहाँ पर टी का स्क्वायर हो जाएगा और क्या, जाइए।